कभी सोचा है कि क्यों हम इतनी बार शुरू करते हैं पर मंजिल तक नहीं पहुंचते? क्यों हर सोमवार एक नई शुरुआत होती है और हर शुक्रवार तक हम थक हार कर वहीं लौट आते हैं जहां से चले थे? कभी लगता है जैसे सब कुछ जानते हुए भी हम अपने ही रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। काम टालना, खुद को कम आंकना, या फिर हर बार खुद से ये कहना कि अभी नहीं, थोड़ा और सोच लेते हैं। ये बातें सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन यही छोटी चीजें हमारी पूरी जिंदगी को रोक देती हैं। पर अगर मैं कहूं कि इसका हल कोई जादू नहीं बल्कि एक बहुत ही सीधी बात में छुपा है, तो शायद आप यकीन न करें। आज हम उसी बात को खोलकर देखेंगे जिससे सिर्फ काम पूरे नहीं होंगे बल्कि आपका नजरिया भी बदल सकता है। चलो शुरू करते हैं वहां से जहां हम सचमुच अटके हुए हैं। अध्याय 1, वह आदमी जो मशीन बन गया। तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम सुबह उठते हो, एक तय वक्त पर तैयार होते हो, ऑफिस या काम पर जाते हो, लौटकर वहीं थकान, थोड़ा टीवी, थोड़ा फोन और फिर नींद। हर दिन एक जैसी स्क्रिप्ट, हर दिन कुछ ना कुछ करना है। लेकिन क्यों करना है? इसका जवाब धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा है। ओशो कहते हैं, आदमी अब जिंदा नहीं है, वो सिर्फ एक मशीन बन गया है जो बिना सोचे काम करता जा रहा है। ये लाइन जितनी सीधी है उतनी ही गहरी भी है। हम अपने आप से कब दूर हो गए, ये हमें तब समझ आता है जब एक दिन रुक कर सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो हमें खुशी क्यों नहीं देता। हम क्यों इतने खाली महसूस करते हैं जब बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा है। ओशो इसे द रोबोट मैन कहते हैं। एक ऐसा इंसान जो समाज की बनाई हुई स्क्रिप्ट पर जी रहा है, जिसे बचपन से ही सिखाया गया कि क्या पहनना है, क्या पढ़ना है, क्या बनना है, कैसे बोलना है, यहां तक कि कैसे सोचना है। हर चीज पहले से तय है। तुम्हारे सपनों तक के लिए एक ढांचा बना दिया गया है। अब सोचो, अगर बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे हर फैसले पर किसी और की छाया रही हो तो तुम कौन हो? तुम्हारी असली चाह क्या है? क्या तुमने कभी खुद से पूछा है? ओशो कहते हैं, समाज को ऐसे लोग चाहिए जो सवाल न करें, जो बस आदेश माने। इसलिए बचपन से ही हमें रिबेल करने से रोका जाता है। जो बच्चा ना कहता है उसे बदतमीज कहा जाता है, जो अलग सोचता है उसे गलत ठहराया जाता है। और धीरे धीरे हम सवाल करना छोड़ देते हैं। हम अपने मन की सुनना छोड़ देते हैं। हम अंदर से मर जाते हैं और बाहर से एक परफेक्ट दिखने वाले इंसान बन जाते हैं, जिसे तारीफ तो बहुत मिलती है पर शांति नहीं। यह अध्याय हमें यही समझाने की कोशिश करता है कि अगर हम इस रोबोट बनने की प्रक्रिया को पहचान लें तो हम उससे बाहर भी निकल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है जागरूकता, अवेयरनेस। हर दिन खुद से ये पूछना कि मैं जो कर रहा हूं वो मेरी पसंद से है या आदत से, डर से या बस भीड़ के साथ चलने से। क्योंकि जब तक तुम ये नहीं जान पाओगे कि तुम कौन नहीं हो, तब तक ये समझ पाना मुश्किल है कि तुम कौन हो। अगर आदमी एक मशीन बन गया है तो क्या वो फिर से जिंदा हो सकता है? क्या कोई रास्ता है उस असली इंसान तक लौटने का जिसे हमने कहीं खो दिया था? इसी सवाल का जवाब है चैप्टर 2 में, जहां हम बात करेंगे उस आदमी की जो ना कहने की हिम्मत करता है और अपनी आजादी की ओर पहला कदम बढ़ाता है। अध्याय 2, ना कहने वाला आदमी। चलो एक पल के लिए सोचो, तुम्हें बचपन से सिखाया गया कि हाँ, कहना ही अच्छे लोगों की निशानी है। माता पिता कहते हैं जो कहें वही करो। टीचर कहते हैं सवाल मत पूछो। बॉस कहता है ओवर टाइम करो। और हम कहते जाते हैं ठीक है, कोशिश करूंगा, कर लूंगा। पर अंदर ही अंदर कुछ चुपचाप घुटता रहता है, कुछ ऐसा जो आवाज नहीं उठा पाता, क्योंकि उसे बचपन से सिखाया गया है कि ना कहना बुरा होता है। ओशो कहते हैं, आदमी तब तक गुलाम रहता है जब तक वो ना कहने की कला नहीं सीखता। अब यहां ना का मतलब सिर्फ विद्रोह नहीं है। इसका मतलब है अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना, अपने सच को पहचानना। और जब दुनिया कुछ ऐसा कहे जो तुम्हारी आत्मा के खिलाफ हो, तो बिना डर के कहना, नहीं, ये मैं नहीं हूं। यह अध्याय उस इंसान की बात करता है जो पहली बार अपने जीवन में ना कहने की हिम्मत करता है। शायद अपने करियर को लेकर, शायद किसी रिश्ते को लेकर, या शायद खुद से ही पूछता है कि मैं क्या जी रहा हूं और क्यों ये ना बाहर से भले ही छोटा दिखे, लेकिन अंदर से यह पहला कदम होता है आजादी की तरफ। ये वो पल होता है जब आदमी मशीन से इंसान बनने की यात्रा शुरू करता है। पर यह आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे ही तुम ना कहते हो, दुनिया तुमसे नाराज होने लगती है।
लोग कहते हैं तू बदल गया है, इतना ईगो क्यों आ गया तुझ में, ये रिबेलियन नहीं चलेगा। लेकिन यहीं असली बात छुपी है। अगर तुम सबको खुश करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम खुद से दूर जा रहे हो। ओशो कहते हैं सच्चा व्यक्ति वो होता है जो पहले खुद को स्वीकारता है, फिर दुनिया से जुड़ता है। इस अध्याय में ओशो एक बात बार बार दोहराते हैं कि तुम्हें खुद से शुरू करना होगा। तुम्हें तय करना होगा कि तुम किस चीज को हां कहना चाहते हो और किसे मना करना जरूरी है। हर ना के पीछे एक हां छुपा होता है। हां अपने जीवन के लिए, हां अपनी चेतना के लिए, हां उस संभावना के लिए जो अभी तक तुम्हारे अंदर सोई हुई है। अब सोचो, अगर ना कहने से एक नया दरवाजा खुल सकता है तो फिर क्या? अगला कदम यह जानना नहीं होगा कि मैं असल में कौन हूं। क्या मैं वो हूं जो दुनिया कहती है, या वो जो अंदर बहुत गहराई में छुपा बैठा है, शायद खामोश, शायद डरा हुआ, लेकिन अब जागने को तैयार। चैप्टर 3 में हम यही जानेंगे, असली मैं कौन है और उस तक कैसे पहुंचा जाए। अध्याय 3, मैं कौन हूं। एक बार अकेले बैठकर यह सवाल खुद से पूछा है, मैं कौन हूं? नौकरी वाला इंसान, पिता बेटा दोस्त, या वो नाम जो किसी दस्तावेज पर लिखा है? क्या यही मेरी असली पहचान है? हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी अपनी पहचान को बाहरी चीजों से जोड़ते रहते हैं। पढ़ाई, धंधा, रिश्ते, किसी ने तारीफ की तो अच्छा लगा, किसी ने नजरअंदाज किया तो टूट गए। लेकिन क्या कभी आपने उस मैं को महसूस किया है जो इन सब के पीछे है, जिसे कोई देख नहीं सकता, पर जो हर वक्त महसूस कर रहा है, देख रहा है, सोच रहा है? ओशो कहते हैं जब तक आदमी खुद को नहीं जानता तब तक उसकी सारी पहचान उधार की होती है। अब सोचो, जब बच्चा पैदा होता है तो वो बिना नाम के आता है, बिना जात के, बिना किसी उद्देश्य के, बस एक जिंदा चेतना। धीरे धीरे उसे सिखाया जाता है, तू ये है तेरी जात, ये है तेरा धर्म, ये है तू बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। और वो मानने लगता है, वो भूल जाता है कि वो कौन था। उससे पहले ओशो इसी को कंडीशनिंग कहते हैं, यानी समाज द्वारा दी गई परतें जो हमारे असली अस्तित्व को ढक देती हैं। हर तू ऐसा होना चाहिए हमारे अंदर एक नकली मैं बना देता है, जो हर वक्त सबको खुश करने में लगा रहता है, जो कभी अकेला बैठता है तो घबरा जाता है क्योंकि उसे अपना असली चेहरा दिखने लगता है। तो फिर असली मैं कौन है? ओशो कहते हैं असली मैं को जाना नहीं जा सकता, उसे महसूस किया जा सकता है, ध्यान में, खामोशी में, अकेलेपन में। जब तुम सब कुछ छोड़कर कुछ देर खुद के साथ बैठते हो और सिर्फ खुद को देखते हो, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी मास्क के, ये आसान नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे तुम बाहर की पहचान से हटते हो वैसे वैसे भीतर की बेचैनी बढ़ती है। लेकिन वही बेचैनी दरवाजा है तुम्हारे असली स्वरूप तक पहुंचने का। ओशो ध्यान की बात करते हैं, लेकिन उनका ध्यान कोई टेक्निक नहीं बल्कि साक्षी भाव है। ऑब्जर्वेशन, बिना जज किए, बिना रोके, बस खुद को देखना, अपने विचारों को आते जाते देखना, जैसे बादलों को देखते हो जो आए और चले गए, लेकिन तुम आकाश हो जिसे कोई छू नहीं सकता। अब सोचो, अगर तुम्हारा असली मैं कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, बल्कि एक जिंदा अनुभव है, तो फिर जीवन जीने का तरीका भी पूरी तरह बदल जाता है। अगर असली मैं एक अनुभव है तो क्या फिर जीवन सिर्फ समझने की चीज है या जीने की? क्या हम सच में कभी खुलकर जीते हैं या बस निभा रहे होते हैं एक तय की हुई कहानी? चैप्टर 4 में हम यही खोजेंगे। जोरबा की दुनिया। एक ऐसा इंसान जो जीवन को पूरी गहराई और पूरी मस्ती से जीता है, न डर से, न संकोच से, बल्कि पूरे होश के साथ। अध्याय 4, जोरबा, जो जीवन को जिया करता था। कभी तुमने ऐसे किसी इंसान को देखा है जो जिंदगी को खुलकर जीता है, जिसके चेहरे पर कोई बोझ नहीं, जो बिना डर के हंसता है, जो खाता है तो पूरी तृप्ति से नाचता है, तो जैसे उसका शरीर नहीं, उसकी आत्मा नाच रही हो? ऐसा इंसान समाज की परिभाषाओं में अक्सर मस्तमौला कहलाता है या फिर गंभीर नहीं है कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन ओशो कहते हैं वही आदमी असली जिंदा आदमी है। ओशो ने इस इंसान को एक नाम दिया, जोरबा। जोरबा द ग्रीक एक उपन्यास का किरदार था, एक ऐसा आदमी जिसे संगीत से प्यार था, काम से कोई परहेज नहीं, भोजन से प्रेम और स्त्रियों से भी। वो हर चीज को पूरी ऊर्जा के साथ जीता था, बिना किसी अपराध बोध के।
बिना किसी दिखावे के ओशो को जोरबा पसंद था, लेकिन वे वहां ही नहीं रुके। उन्होंने कहा, जोरबा अच्छा है, लेकिन उसे बुदा होना भी सीखना होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? जोरबा का मतलब है जीवन के भौतिक पहलुओं को पूरी तरह से अपनाना। खाना पीना, प्यार, संगीत, नाच, हंसी, ये सब हमारे शरीर और मन की जरूरतें हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अगर हम सिर्फ इनमें ही उलझे रहें तो हम फिर एक और तरह के गुलाम बन जाते हैं, इच्छाओं के। और इसलिए ओशो कहते हैं कि जोरबा को बुधा से मिलना होगा। अब यहां बुधा का मतलब है होश, जागरूकता, भीतर की गहराई, एक ऐसी शांति जो बाहर के शोर में भी हिलती। नहीं तो क्या जोरबा और बुधा दो अलग चीजें हैं? नहीं, ओशो का सपना है जोरबा द बुधा, एक ऐसा इंसान जो जीवन के हर रंग को जीता है पर भीतर से शांत है, जो संगीत सुनता है पर भीतर साक्षी भाव बना रहता है, जो प्रेम करता है लेकिन उस प्रेम में भी चेतना रहती है, ना कोई अंधापन, ना कोई मोह। यह बहुत गहरी बात है, क्योंकि अक्सर धर्म हमें जीवन से दूर ले जाता है और भोग हमें चेतना से, पर जोरबा द बुधा दोनों का संतुलन है। ओशो कहते हैं, यही नया आदमी है जो आने वाले युग में जरूरी है। अब सोचो, अगर तुम जोरबा बन सकते हो, मस्ती से जी सकते हो और साथ ही बुधा की शांति भी पा सकते हो, तो फिर जीवन कितना संपूर्ण हो सकता है। पर एक सवाल यहां खड़ा होता है, अगर जोरबा को बुधा से मिलाना है तो वो कौन सी भीतर की कला है जिससे ये संतुलन आता है, जिससे हम मस्ती में डूबे रहें पर खोए नहीं, जिससे हम प्रेम करें पर चिपके नहीं। चैप्टर 5 में हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे। ध्यान, मेडिटेशन, क्या सच में इसका रास्ता है? और क्या ध्यान का मतलब है कि हम गंभीर हो जाएं, या फिर ऐसा ध्यान भी हो सकता है जिसमें नाच हो, हंसी हो और आजादी भी? अध्याय 5, ध्यान। नाचते हुए चुप हो जाना। जब भी हम ध्यान शब्द सुनते हैं तो मन में जो पहला चित्र आता है वो होता है कोई एकांत में बैठा इंसान, आंखें बंद, चेहरे पर गंभीरता, चारों ओर सन्नाटा। और फिर हम सोचते हैं, ये मेरे बस का नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरा मन बहुत दौड़ता है, या फिर मुझे कोई शांति की तलाश नहीं है। लेकिन ओशो कहते हैं, ध्यान कोई काम नहीं है, ध्यान तुम्हारा स्वभाव है, बस तुम उसे भूल गए हो। ये अध्याय इसी गलतफहमी को तोड़ता है कि ध्यान का मतलब है खुद से भागना। ओशो ध्यान को बिल्कुल अलग तरीके से समझाते हैं। उनके लिए ध्यान का मतलब है हर चीज को पूरी जागरूकता से जीना। ओशो कहते हैं, ध्यान का मतलब ये नहीं कि तुम बैठो और विचारों से लड़ो। ध्यान का मतलब है जब तुम चलो तो पूरी तरह चलो, जब खाओ तो पूरी जागरूकता से खाओ, जब गाओ तो पूरी आत्मा से गाओ, लेकिन भीतर एक जगह हो जो शांत है, जो सब देख रही है, जो किसी चीज में खोती नहीं है, बस साक्षी बनी रहती है। ओशो का ध्यान कोई एक मुद्रा नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। उनकी ध्यान विधियां नाचती हैं, हंसती हैं, कभी चीखती हैं, कभी चुप हो जाती हैं। उन्होंने कहा, मन इतना भरा हुआ है, इतना दबा हुआ है कि अगर तुम उसे अचानक चुप बैठा दोगे तो वो और परेशान करेगा। इसलिए पहले उसे हिलाओ, उसे बहने दो, उसे नाचने दो, उसे रोने दो, ताकि अंत में वो खुद थक कर चुप हो जाए। ओशो की डायनामिक मेडिटेशन इसी विचार पर आधारित है। यह 5 चरणों में होती है, जिसमें पहले तुम उग्र सांस लेते हो, फिर भावनाओं को मुक्त करते हो, फिर पूरी ऊर्जा से कूदते हो और अंत में एकदम शांत हो जाते हो। उस चुप्पी में तुम खुद को महसूस करते हो। कोई सोच नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस होश और उपस्थिति। अब सोचो, क्या यह ध्यान जिंदगी से भागना है या जिंदगी को पूरी तरह जीने की कला है? ध्यान तुम्हें एक रस नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें इस काबिल बनाता है कि तुम हर क्षण को पूरी गहराई से महसूस कर सको। ओशो कहते हैं, ध्यान कोई अभ्यास नहीं, बल्कि लौटना है उस मासूम बच्चे की ओर जो हर चीज को पहली बार देखता है, जिसकी आंखों में आश्चर्य है और मन में कोई परत नहीं। अगर ध्यान से हम होश में आ सकते हैं, तो क्या हमारा प्रेम, हमारे रिश्ते, हमारी इच्छाएं भी बदल सकती हैं? क्या हम सिर्फ ध्यान में बैठकर अंदर के टूटे हिस्सों को भर सकते हैं? चैप्टर 6 में हम इसी पर बात करेंगे कि प्रेम और रिश्तों में ध्यान कैसे लाया जाए, और क्या सच्चा प्रेम केवल तभी संभव है जब हम पहले खुद को जान लें। अध्याय 6, प्रेम जो जागरूक होता है। अगर हम ईमानदारी से सोचें तो हम में से ज्यादातर लोग प्रेम की तलाश में हैं। कोई ऐसा जो हमें समझे, हमारी कमी के बावजूद हमें अपनाए,
जो हमें अधूरा न माने बल्कि हमारे साथ पूरा महसूस करे। लेकिन अक्सर क्या होता है, हम प्रेम की शुरुआत तो बहुत गहराई से करते हैं, पर कुछ ही समय में उसमें उलझन, उम्मीदें, मलाल और कभी कभी दर्द भर जाता है। क्यों? क्योंकि ओशो कहते हैं, हम प्रेम नहीं करते, हम बस किसी को पकड़ लेते हैं और फिर उससे अपनी अधूरी चाहतें पूरी करवाने की उम्मीद करने लगते हैं। ये बात थोड़ी चुभती है पर सच्ची है। ज्यादातर रिश्ते जरूरत से शुरू होते हैं और धीरे धीरे आदत में बदल जाते हैं। फिर वो प्रेम नहीं रह जाते, बस एक समझौता बन जाते हैं, जहां दो लोग एक दूसरे से खुश नहीं, फिर भी साथ हैं, क्योंकि अकेले होने से डर लगता है। ओशो यहां एक नया रास्ता दिखाते हैं। वे कहते हैं, सच्चा प्रेम तभी संभव है जब वह ध्यान से जन्म ले, यानी जब तुम पहले खुद को जानो, अपने भीतर की खाली जगहों को खुद भरो, तो फिर तुम किसी और से प्रेम करोगे तो वो मांग नहीं होगा बल्कि बांटना होगा। ओशो बार बार कहते हैं, अकेले रहना सीखो, अपने साथ रहना सीखो। जब तुम खुद से खुश हो जाओगे तब तुम्हारा प्रेम भी स्वतंत्र होगा। अब सोचो, अगर दो अधूरे लोग मिलें तो वे एक दूसरे से भरने की कोशिश करेंगे, पर अगर दो पूरे लोग मिलें तो वे एक दूसरे की रोशनी बनेंगे। कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं, सिर्फ एक साथ चलने की सहमति। यहां ओशो पॉजेसिव लव और फ्री लव का फर्क समझाते हैं। एक ऐसा प्रेम जो कहता है तुम मेरे हो, और दूसरा जो कहता है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, लेकिन अगर तुम उड़ना चाहो तो मैं रोकूंगा नहीं। ऐसा प्रेम डर से नहीं, समझ से जन्म लेता है। ध्यान और प्रेम जब मिलते हैं तो वो सिर्फ रिश्ते नहीं बनाते, वे तुम्हारी आत्मा को गहराई से छूते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या हम ध्यान को अपने प्रेम में ला सकते हैं? क्या हम किसी को चाहकर भी उसे बांधने की जरूरत महसूस नहीं करेंगे? क्या ऐसा प्रेम संभव है जो ना असुरक्षित हो, ना अधिकार से भरा हो, बल्कि पूरी स्वतंत्रता से जन्मा हो? चैप्टर 7 में हम बात करेंगे उस इंसान की जो हर भूमिका निभाता है, प्रेमी, मित्र, पिता, संत, लेकिन कहीं भी खुद को खोता नहीं। हम जानेंगे पुरुष की चेतना कैसे बदलती है जब वो ध्यान और प्रेम के संतुलन में जीना शुरू करता है। अध्याय 7, हर भूमिका में रहते हुए भी खुद को न खोने वाला पुरुष। हम सब जिंदगी में अलग अलग भूमिका निभाते हैं, कभी बेटा, कभी पति, कभी पिता, कभी मित्र, कभी नेता, कभी सेवक, और धीरे धीरे ये सारी भूमिकाएं हमारी पहचान बन जाती हैं। इतनी गहराई से चिपक जाती हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। इन भूमिकाओं से परे ओशो कहते हैं, पुरुष की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह जिम्मेदारियां निभाते हुए भी भीतर से मुक्त रहे। अब इसे थोड़ा समझते हैं। जब कोई पुरुष पिता बनता है तो समाज उसे सिखाता है कि अब वो मजबूत बने, कभी ना रोए, हमेशा समाधान दे, हर समय दूसरों का सहारा बने। पर ओशो पूछते हैं, क्या इस प्रक्रिया में वो खुद के करीब रह पाता है या सिर्फ एक भूमिका में घुल जाता है? ओशो यह नहीं कहते कि भूमिका निभाना गलत है, बल्कि वे यह कहते हैं कि निभाओ, लेकिन भूलो मत कि ये तुम नहीं हो। जैसे एक अभिनेता मंच पर राजा का किरदार निभाता है, लेकिन मंच के पीछे वो जानता है कि वह केवल एक कलाकार है। अगर वह उस किरदार में ही खो जाए तो नाटक के बाद भी वो उसी भ्रम में जीता रहेगा, और यही हमारे साथ होता है। हम किरदार में इतने उलझ जाते हैं कि हम मंच से उतरना ही भूल जाते हैं। यह अध्याय पुरुष को एक नया आईना दिखाता है कि कैसे वह अपने जीवन की हर भूमिका को प्रेम और जिम्मेदारी से निभाए, लेकिन भीतर से साक्षी बना रहे। साक्षी भाव यानी मैं जो कर रहा हूं उसे पूरी तरह देखना, लेकिन उसमें डूब जाना नहीं। मैं पिता हूं, लेकिन सिर्फ उस समय मैं प्रेमी हूं, लेकिन उसमें खुद को खो नहीं रहा। मैं नौकरी कर रहा हूं, लेकिन मेरी आत्मा इससे परे है। ओशो इसे पुरुष चेतना की परिपक्वता कहते हैं, जहां आदमी भावनाओं से भागता नहीं, लेकिन उनका गुलाम भी नहीं बनता। अब सवाल है, क्या ऐसा जीवन संभव है जहां आदमी गहराई से प्रेम करे, पूरी तरह जिम्मेदारी निभाए और फिर भी भीतर पूरी स्वतंत्रता महसूस करे, जहां वो जीवन के हर रिश्ते में पूरी तरह मौजूद हो, लेकिन उनके बोझ से दबा हुआ ना हो? यहीं से रास्ता निकलता है उस पुरुष की ओर जिसके भीतर जोरबा की ऊर्जा है, बुधा की शांति है, और अब एक नई दृष्टि जन्म लेती है जो न तो सिर्फ शरीर की है, न सिर्फ मन की, बल्कि आत्मा की है। अगर पुरुष अपनी चेतना को इस स्तर तक ले आए
तो क्या उसका समाज से जुड़ने का तरीका भी बदल जाएगा? क्या वह अब वही राजनीति करेगा, वही विज्ञान रचेगा, वही परिवार बनाएगा, या फिर एक बिल्कुल नया समाज जन्म लेगा? चैप्टर 8 में हम जानेंगे नए पुरुष का समाज से रिश्ता क्या होता है और क्या वह सचमुच एक नई सभ्यता की शुरुआत कर सकता है। अध्याय 8, नया पुरुष और एक नई सभ्यता की शुरुआत। अब तक हमने उस पुरुष की यात्रा देखी जो मशीन से इंसान बना, जिसने ना कहना सीखा, जिसने खुद को पहचाना, प्रेम को समझा, ध्यान को अपनाया और अपनी भूमिकाओं को जागरूकता के साथ जीना शुरू किया। लेकिन अब सवाल यह है, अगर ऐसा एक आदमी तैयार हो जाए तो उसका असर सिर्फ उसके भीतर ही रहेगा या वो बाहर की दुनिया को भी बदल देगा? ओशो कहते हैं, अगर भीतर बदलाव आता है तो वह बाहर के ढांचे को भी हिला देता है। एक जागरूक पुरुष केवल खुद को नहीं बल्कि अपने पूरे समाज को एक नई दिशा दे सकता है। सोचो, अगर वो राजनीतिज्ञ बनता है तो उसकी सत्ता की भूख नहीं होगी बल्कि जिम्मेदारी और करुणा होगी। अगर वो शिक्षक बनता है तो बच्चों को रटाना नहीं सिखाएगा बल्कि उन्हें खुद को जानने की कला सिखाएगा। अगर वो वैज्ञानिक बनेगा तो सिर्फ तकनीक नहीं गढ़ेगा बल्कि ऐसे विज्ञान की खोज करेगा जो जीवन के साथ तालमेल में हो, न कि जीवन को खतरे में डालने वाला। ओशो इसे कहते हैं एक नई सभ्यता की शुरुआत। अब यह नई सभ्यता कैसी होगी? ओशो के अनुसार यह कोई सामूहिक योजना नहीं है, ना कोई क्रांति, ना कोई आंदोलन। ये एक एक व्यक्ति के जागने से पैदा होती है। जब हर आदमी अपने भीतर से साफ हो जाता है तो वह जिस समाज को छूता है वो भी धीरे धीरे बदलने लगता है। नया पुरुष न किसी विचारधारा से बंधा होता है, न किसी धर्म से। वो किसी वाद का समर्थक नहीं होता, वो सिर्फ चेतना से चलता है। उसकी नैतिकता किताबों से नहीं बल्कि अनुभव और समझ से आती है। ऐसा पुरुष किसी को नियंत्रित नहीं करता बल्कि लोगों को खुद की खोज में प्रेरित करता है। वो डर के जरिए नहीं, प्रेम और समझदारी से नेतृत्व करता है। ओशो बार बार कहते हैं, दुनिया को जरूरत नहीं है ज्यादा धार्मिकता की या ज्यादा राजनीति की, दुनिया को जरूरत है ज्यादा जागरूक लोगों की। अब सोचो, अगर हम एक एक करके खुद को बदलना शुरू करें तो क्या हम सच में एक बेहतर समाज बना सकते हैं जिसमें डर नहीं, दबाव नहीं, बल्कि समझ और स्वतंत्रता हो? अगर नया पुरुष इस तरह का समाज बना सकता है तो क्या स्त्री भी इसी तरह की चेतना के रास्ते पर चल सकती है? क्या नवीन स्त्री की भूमिका भी उतनी ही जरूरी है जितनी पुरुष की? चैप्टर 9 में हम यही जानेंगे, नवीन स्त्री कौन है और वो कैसे इस नए संसार की रचना में पुरुष के साथ खड़ी होती है। अध्याय 9, नवीन स्त्री जो अब डरकर नहीं जीती। अब तक हम उस पुरुष की बात करते आए जो भीतर से बदला जागा और फिर बाहर की दुनिया को देखने का उसका तरीका ही बदल गया। लेकिन एक नई सभ्यता सिर्फ एक जागरूक पुरुष से नहीं बनती। जब तक स्त्री नहीं बदलती, जब तक वह भी अपनी असल शक्ति को पहचान नहीं लेती, तब तक बदलाव अधूरा है। ओशो कहते हैं, पुरुष ने जितनी गुलामी दूसरों पर थोपी है उतनी ही स्त्री ने भी अपने भीतर स्वीकार कर ली है। वो सदियों से एक कहानी सुनती आई है कि तुम कमजोर हो, तुम्हें सुरक्षा चाहिए, तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत है, और धीरे धीरे उसने वो कहानी मान भी ली। लेकिन ओशो यहां कुछ और कहते हैं। वे कहते हैं, स्त्री पुरुष से कम नहीं बल्कि कहीं ज्यादा सहज है, ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा जुड़ी हुई जीवन से। पर वो तब तक अपनी शक्ति को महसूस नहीं कर सकती जब तक वो सिर्फ दूसरों के बनाए हुए दायरे में जीती है। ओशो के अनुसार नवीन स्त्री वह है जो अब केवल पत्नी या मां या बेटी होने की पहचान से नहीं जीती, बल्कि सबसे पहले एक स्वतंत्र चेतना के रूप में खुद को पहचानती है। इसका मतलब यह नहीं कि वह प्रेम नहीं करेगी या परिवार को महत्व नहीं देगी, बल्कि वह ये सब चुनकर करेगी, किसी दबाव या डर से नहीं। ओशो कहते हैं, नवीन स्त्री वही है जो न अपने शरीर से शर्माती है, न अपने मन से डरती है और न ही अपनी आत्मा को दबाती है। वह शिक्षा लेती है, लेकिन सिर्फ डिग्रियों के लिए नहीं, बल्कि खुद को समझने के लिए। वह प्रेम करती है, लेकिन उसमें स्वामित्व नहीं बल्कि सम्मान होता है। वह मां बनती है, लेकिन बच्चे को स्वतंत्रता देती है, न कि उसे अपने अधूरे सपनों का बोझ बना देती है। नवीन स्त्री अपनी ऊर्जा को दबाती नहीं बल्कि उसे रचनात्मकता में बदलती है। नाच में, संगीत में, लेखन में, या फिर सिर्फ एक शांत मुस्कान में
ओशो के लिए स्त्री कोई वस्तु नहीं, ना कोई परछाई, बल्कि एक जीवंत शक्ति है। जिस दिन स्त्री खुद को पूरी तरह समझ लेती है, उस दिन एक नया संतुलन जन्म लेता है, जहां पुरुष और स्त्री अब एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। तो चलिए, अब जब हम इस बातचीत के आखिरी हिस्से तक पहुंचे हैं, तो एक बात दिल से कहना चाहता हूं। हम सब अपने अपने ढंग से जूझ रहे हैं। कोई अपने डर से, कोई टालने की आदत से, कोई रिश्तों में उलझा है, तो कोई खुद को ही समझ नहीं पा रहा। लेकिन इस पूरे सफर में एक बात साफ होती है, बदलाव बाहर नहीं होता, वो अंदर से शुरू होता है। कभी कभी बस एक छोटी सी बात, एक सवाल या एक पल की जागरूकता हमारा रास्ता बदल सकती है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ कुछ बातें कहना नहीं था, बल्कि एक खिड़की खोलना था, जहां से आप अपने अंदर झांक सकें और शायद कुछ नया देख सकें, कुछ ऐसा जो अब तक छुपा हुआ था। तो अब एक छोटा सा काम कीजिए। आज रात सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं वही जिंदगी जी रहा हूं जो मेरा दिल सच में जीना चाहता है? इस सवाल का जवाब तुरंत ना आए तो भी चलेगा, बस सवाल को जिंदा रखिए, क्योंकि जहां सवाल जिंदा रहते हैं, वहीं से सच्ची यात्रा शुरू होती है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों, तो साथ बने रहिए, चाहे सब्सक्राइब करके, या बस इतना कि अगली बार जब कोई नया सवाल उठे तो उसे टालिए मत, उस पर रुकिए, सोचिए, क्योंकि शायद वहीं से आपका नया अध्याय शुरू हो। ध्यान रखिए, आप अकेले नहीं हैं और रास्ता यहीं से निकलता है। धन्यवाद।